नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आदिशंकर एकेडमी में। और आगामी परीक्षाओं की जो श्रृंखला है उनको देखते हुए हिंदी भाषा का एक ऐसा टॉपिक जो मैं लेके आया हूं उसे कहते हैं शब्दभेद। क्या कहते हैं? शब्दभेद। शब्दभेद इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है आपकी लगभग सभी एग्जाम के लिए, चाहे वह एमपीपीएससी हो या फिर एमपीएसआई हो, नेट का पेपर दे रहे हो, नेट जेआरएफ के लिए, या एमपी सेट का आप एग्जाम दे दें, असिस्टेंट प्रोफेसर यदि आप हिंदी साहित्य से आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, चाहे आपका वर्ग 1 जो दिसंबर में पात्रता परीक्षा होनी है और वर्ग 2 जैसे अभी पेपर हुआ है और वर्ग 3 कहीं पे भी जो हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी भाषा की समझ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पाठ्य बिंदु होता है वह है शब्दभेद। यदि हम शब्दभेद को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो हिंदी भाषा में आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो शब्दों की पहचान है या उनका जो प्रयोग है कैसे करना है, उसकी समझ आपको आ जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको 1 बाय 1, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जाकर एक बार सिलेबस देख लें। मैंने डिस्कस किया हुआ है एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, जो पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 आपका पत्र लेखन या प्रारूप लेखन आपको लगता है हिंदी का हिस्सा नहीं है, लेकिन यदि शब्दों का चयन अच्छा नहीं है तो आप उत्कृष्ट लेखन शैली का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले एमपीपीएससी का आप सिलेबस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा शब्द भेद कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा, एमपीएसआई के लिए यदि आप पहले जैसे तो नहीं रह गया वेटेज की 70 नंबर का वेटेज हो, अब केवल मतलब प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाना है केवल 10 नंबर का, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, साथ में नेट हो, जेआरएफ हो या फिर एमपी सेट की आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए हिंदी भाषा का यह महत्वपूर्ण बिंदु बहुत जरूरी होता है शब्दभेद। उसके साथ साथ आप वर्ग 1 की तैयारी करें, चाहे वर्ग 2 की तैयारी करें या वर्ग 3 के लिए, तो आपको शब्दभेद आना बहुत जरूरी है कि हम शब्दों को कितने आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। तो शब्द भेद से तात्पर्य यह है कि जैसे मैं किसी के लिए पुत्र हो सकता हूं, किसी के लिए भाई हो सकता हूं, किसी के लिए शत्रु हो सकता हूं, किसी के लिए मित्र हो सकता हूं, किसी का शिष्य हो सकता हूं, किसी का गुरु हो सकता हूं। एक ही व्यक्ति अलग अलग आधारों पर पहचान रखता है। उसी प्रकार से भाषा में कोई एक शब्द कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, इसी को हम कहेंगे शब्द के भेद कितने होते हैं, या शब्दों को हम कितने आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, उसी ही कहते हैं हम शब्द भेद। सबसे पहले हमें शब्द क्या है ये समझना होगा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका वोकैब होता है, या फिर मैं कहूं उसका शब्द होता है, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु आ जाता है कि शब्द क्या है। तो जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में या वर्णमाला की जब आप क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया था कि मानव मुख से एक ध्वनि निकली जिसको हमने संकेत रूप में लिख दिया तो वह वर्ण कहलाया। वर्ण के बाद हमने अक्षर बनाया और अक्षरों को मिलाकर हमने निर्माण किया शब्द का। तो शब्द वर्णों का समूह है, और जब आप किसी भाषा की इकाई के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है ना। हिंदी भाषा में अगर हम कहें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वह क्या है? ध्वनि या वर्ण। लेकिन इससे सार्थकता प्रकट नहीं होती, अर्थात कोई अर्थ समझ में नहीं आता। यदि मैं ध्वनि के रूप में अगर कहूं दा, ना, चा, अ, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। किंतु अगर मैं इन्हीं वर्णों को, इन्हीं अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बना दूं, जैसे रा, फिर बड़ा आ, फिर मा, फिर आ, तो इनको मिलाकर मैंने क्या बना दिया? राम बना दिया। तो आपने यहां पर क्या किया? एक संबोधन या एक नाम प्रकट हो गया। एक अर्थगत अगर आप बात कहेंगे कि थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आ गया, तो शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहलाती है। सबसे छोटी क्या कहलाएगी? सार्थक इकाई। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द किसी भाषा की मूल सार्थक इकाई होती है जिसे एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, ठीक है, दो से अधिक वर्णों के मेल से बनाया जाता है। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण या भेद, ठीक है, अर्थात शब्दों की उनकी विशेषताएं हैं।
उनका अपना अर्थ है, उनकी रचना है, उनका प्रयोग या उपयोग है, उसके आधारों पर विभिन्न प्रकार के समूहों पर वर्गीकृत किया गया है। यही क्या कहलाता है? शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के भेद कहलाते हैं। कितने आधारों पर हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं, या मैं कहूं शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो शब्द भेद को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले उसकी रचना के आधार पर व्यक्त करते हैं, साथ में उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थात शब्द भेद के कितने आधार हैं? 4। तो शब्दों को कितने आधारों पर व्यक्त किया गया है? 4 आधारों पर व्यक्त किया गया है। रचना के आधार पर शब्द। क्या है रचना? पहला ये प्रश्न हो गया। रचना से क्या तात्पर्य है? जैसे मेरी रचना कहां हुई? मां के गर्भ में। मेरे हाथ, पैर, नाक, कान, मां ने गर्भ धारण किया, 9 महीने मुझे पेट में रखा, फिर मेरा जन्म हुआ। तो मेरी रचना, रचना से तात्पर्य है शब्द की बनावट, बनावट या व्युत्पत्ति हम कह सकते हैं, बनावट कह लें या व्युत्पत्ति। तो रचना से तात्पर्य है एक शब्द की रचना, अर्थात बनावट कैसी हुई, उसकी व्युत्पत्ति कैसी हुई, उसका आधार क्या कहलाता है? रचना के आधार पर कहलाता है। दूसरा शब्द है हमारे पास में उत्पत्ति। उत्पत्ति से क्या तात्पर्य है? जैसे मेरी रचना मां के गर्भ में हुई, मैं पैदा कहां हुआ? है ना, हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस में, घर में। अर्थात कोई शब्द का स्रोत क्या है, या मेरा इतिहास जानना है तो आप जहां मैं पैदा हुआ वहां आप जाओगे, तो स्रोत कह लें या इतिहास कह लें। तो उत्पत्ति से तात्पर्य है कि एक शब्द पैदा कहां हुआ, उसकी उत्पत्ति कहां हुई, या उस शब्द को जानने का स्रोत क्या है, या उस शब्द का इतिहास क्या है। तो रचना से तात्पर्य है बनावट से, और उत्पत्ति से तात्पर्य क्या है कि उसका सोर्स क्या है, उसका इतिहास क्या है, उस शब्द की उत्पत्ति कहां हुई। फिर आ जाता है प्रयोग, कि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वाक्य बनाने के लिए, उपवाक्य बनाने के लिए, पदबंध के रूप में। जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है, क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, उस आधार पर हम शब्दों को देखेंगे। उसके बाद आ जाता है अर्थगत शब्द अपनी क्या पहचान रखते हैं। अर्थगत विलोम शब्द है, पूरक शब्द है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। तो इस 4 आधारों पर शब्दों को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो शब्द भेद के कितने आधार हैं अगर पूछ लें तो शब्द भेद को 4 आधारों पर व्यक्त किया गया है, रचना, उत्पत्ति, प्रयोग और अर्थ के आधार पर। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम रचना के आधार पर शब्दों को वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार, देखिए आपको मेंस लिखना है या आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो वैकल्पिक आपको टिक करने हैं सही या गलत क्वेश्चन, या फिर आपको मेंस लिखना है चाहे वो पीएससी के लिए, दोनों ही स्तर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी शब्दावली है ना, छोटी छोटी सी इनकी व्याख्याएं हैं, इनके अर्थ अलग होते हैं, इनसे तात्पर्य अलग होता है, परिभाषाएं अलग होती हैं, सब कुछ अलग लिखना पड़ता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझें। तो रचना के आधार पर क्या तात्पर्य है, रचना से क्या तात्पर्य है? अगर आपसे पूछे तो लिखें कि रचना के आधार पर शब्द का अर्थ है शब्दों की उनकी बनावट अर्थात संरचना के अनुसार पर वर्गीकृत करना। ठीक है, विभाजित करना, अर्थात शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो हम इसे रचना, बनावट या व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं। इस आधार पर शब्दों को 3 भाग में बांटा गया है, या 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला शब्द है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास शब्द कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्या है रूढ़ शब्द, क्या है यौगिक शब्द, क्या है योग रूढ़ शब्द, इसके बारे में जानेंगे। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ जड़, मूल हम इसे कह सकते हैं, अर्थात रूढ़ जिसको तोड़ने के बाद निरर्थक हो जाए। जैसे एक शब्द ले लिया मैंने माता, क्या ले लिया? माता।
अब इस शब्द को मैं तोड़ने का प्रयास करता हूं। मां और ता, ये दोनों शब्द मैंने क्या कर दिए, पृथक पृथक कर दिए, तोड़ दिए, अलग कर दिए। अब इसका अर्थ क्या होगा? आप कहोगे कि ता एक प्रत्यय है, मैं मानता हूं ता एक प्रत्यय है, लेकिन मां का कोई अर्थ नहीं है। तो जब आपने शब्द के खंड किए, उन्हें तोड़ा, तो वह क्या हो गए? अर्थविहीन हो गए। कैसे हो गए? अर्थविहीन हो गए। अर्थात यह शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। जैसे आपने शब्द को तोड़ा, घर एक शब्द है क्या? घर, तो घा अलग कर दिया और रा अलग कर दिया, तो यह विभाजित करने पर, इसके खंड करने पर यह क्या हो जाता है? अर्थविहीन हो जाता है। तो वही लिखा है, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले या नहीं निकलता, जो स्वयं में पूर्ण होते हैं। इन शब्दों का निर्माण अन्य शब्दों के योग से नहीं होता। अर्थात जिन शब्दों को आपने योग करके नहीं बनाया है, जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वह क्या कहला जाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, पुस्तक, घोड़ा आदि, है ना? ये शब्द अपने मूल रूप में होते हैं और इनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द क्या कहला जाते हैं? रूढ़ शब्द कहला जाते हैं। दूसरा शब्द लिखा है आपका यौगिक शब्द। क्या लिखा है? यौगिक शब्द। अब जैसे इसका नाम है, अगर मैं कहूं कि रूढ़ शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जिसके खंड करने पर अर्थ ना निकले, जिसके खंड करने पर अर्थ ना निकले। जैसे माता, पिता, अन्न, जल आपने लिख दिया। इनके खंड करने पर क्या होगा? अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन यौगिक शब्द के नाम में ही क्या लिखा है? योग से बना हुआ शब्द यौगिक शब्द कहलाएगा, योग से बना हुआ। अगर मैं दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? यौगिक शब्द बन जाएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा माता और समास का प्रयोग किया तो माता पिता हो गया, एक शब्द बन गया। अन्न, जल, अन्न, हमने कहा घर पे आइए, अन्न जल ग्रहण कर लिए। मैंने कहा विज्ञान, तो वी धन ज्ञान, विज्ञान। अध्यक्ष, अधि धन अक्ष, तो अधि धन अक्ष, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? यण संधि, और आप क्या बना लोगे? अध्यक्ष। आपने अध्यक्ष बना लिया। उसी प्रकार से आपने लिखा रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो रेल गाड़ी। आपने क्या कर दिया? पदों को संक्षेप में लिख दिया, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो आपने क्या बना लिया? रेलगाड़ी। पूरी हिंदी भाषा में आप अगर देखते हैं तो आप यौगिक शब्द कैसे बनाते हैं? या तो आप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं या उपसर्ग लगाकर आप शब्द का निर्माण करते हैं, या संधि के माध्यम से आप यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं, या फिर समास के माध्यम से यौगिक शब्द का आप क्या कर लेते हैं? निर्माण। अर्थात यौगिक शब्द के चार भेद होते हैं: प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास। योग से बना हुआ शब्द ही क्या कहलाएगा? यौगिक। और जो योग से बना है उसके खंड करने पर भी हमें क्या मिलेंगे? अर्थ प्राप्त होंगे। तो यौगिक शब्द कैसे होते हैं? जो योग से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? योग से, जिनके खंड करने पर हमें क्या मिल जाता है? अर्थ मिल जाता है। उसे हम क्या कह देते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के संयोजन से बनते हैं, जहां प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। उदाहरण के लिए जन्मभूमि, तो जन्म और भूमि को आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया? जन्मभूमि। तो पृथक करेंगे तो दोनों का अर्थ निकलेगा, और संयोग कर देंगे तो उसका भी अर्थ निकले। ऐसे शब्द क्या कहला जाते हैं? यौगिक शब्द। ठीक है। तो क्योंकि यह दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बना होता है, तो यौगिक शब्दों का उदाहरण अगर मैं देखूं तो जैसे अनपढ़, तो अन ये क्या है? उपसर्ग लगा है, और पढ़ में लगा दिया आपने, तो अनपढ़ एक शब्द बना लिया आपने। उसी प्रकार से गुणवान, तो एक गुण है और वान क्या है? प्रत्यय आपने लगा दिया। अध्यक्ष में अधि और अक्ष जोड़कर आपने क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। वर्ण विकार को हम संधि कहते हैं। रेलगाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी। इन शब्दों को, इन पदों को आपने क्या कर दिया? संक्षेप में क्या बना दिया? रेलगाड़ी समास का प्रयोग करके। ठीक है। यौगिक शब्द के खंड करने पर उन प्रत्येक अव्यय का खंड का अर्थ सरलता पूर्वक किया जा सकता है,
यौगिक शब्द उपसर्ग प्रत्यय संधि समास अन्य शब्दों के योग से मिलाने के बाद यौगिक शब्द कहलाते हैं, या इनके मेल से बने हुए शब्द क्या कहला जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो हमने तीन चीजें देखी, चार चीजें देखी कि हमने पूरी भाषा में किसका प्रयोग, या तो प्रत्यय का प्रयोग कर कर, या फिर उपसर्ग का प्रयोग कर कर, या संधि या समास का प्रयोग कर कर हमने क्या बना लिया, यौगिक शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनके खंड करने पर अर्थ विहीन हो जाए, कोई अर्थ ना निकले, और यौगिक शब्द जिनके खंड करने पर भी क्या मिलता है, अर्थ मिलता है। अर्थात दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द को हम मिला दें और एक नया नवीन शब्द बना लें तो वह क्या कहला जाता है, यौगिक शब्द कहला जाता है। तो हमारे पास यौगिक शब्दों के बारे में आगे जानकारी। तो रूढ़ शब्द जिनके खंड करने पर वह अर्थविहीन हो जाए, यौगिक शब्द जो योग से बने हों, तीसरा है योग रूढ़ शब्द, अर्थात ऐसा शब्द जिसमें रूढ़ के और यौगिक के दोनों के गुण हों। अब ये कैसे संभव है कि किसी शब्द में यौगिक के भी गुण हो, अर्थात वह योग से भी बना हो और रूढ़ भी हो, अर्थात खंड करने पर वह अर्थ ना दे। उदाहरण के लिए मैंने लिखा जल, रूढ़ शब्द है, मैंने इसमें जोड़ा जा, तो क्या बना लिया, जलज, क्या बना लिया, जलज बना लिया, जलज। मैंने इस शब्द का निर्माण कर लिया, क्या बन गया, जलज बन गया। तो जल का अर्थ क्या होता है, पानी, नीर, तोय, वारी, इतने ही पर्यायवाची हम यूज कर ले। जा का अर्थ क्या होता है, जा का अर्थ प्रयोग होता है जन्म लेने के संदर्भ में, जन्म लेने। अब जब छोटा जा होता है तो पुरुष जाति का द्योतक होता है, वाला। यदि बड़ा जा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जन्म लेने वाली। तो छोटा जा किसके लिए, जन्म लेने वाले के संदर्भ में, और बड़ा जा का अगर आप प्रयोग करते, जैसे सिंधु में जा जोड़ते थे तो सिंधु जा, सिंधु का अर्थ क्या होता है, आप कहोगे नदी होता है, ऐसा नहीं है ना। केशवदास की रचना भी है, सिंधु के पर्यायवाची आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चूंकि सिंधु एक नदी है तो हमारे दिमाग में पहले क्या आ जाता है, सिंधु का अर्थ क्या है, नदी। सिंधु का अर्थ होता है सागर, समुद्र, है ना। रामचंद्र जी अपनी केशवदास जी रामचंद्रिका में कहते हैं, सिंधु तरो उनको बनरा तो सुपे धनुरेख तरी नहीं, है ना। जब अंगद जाता है रावण के दरबार में और पूछता है कि भैया कौन हो रावण, किसके दूत हो, तो बोलते हैं राम के, तो बोलते कौन राम, हम नहीं जानते। तब वो बखान करता है रावण के सामने राम जी का कि कौन राम है, सुनो कि सिंधु तरो उनको बनरा, मतलब सिंधु के पार, समुद्र के पार जिनका बनरा, मतलब हनुमान जी पार करके तुम्हारे पास आया था, जिसकी पूंछ में आग लगाने की कोशिश की। तो वही मिलता है सिंधु धन जा, तो समुद्र से जन्म लेने वाली वह क्या कहलाती है, सिंधुजा कहलाती है। तो इससे क्या बनता है, सिंधुजा शब्द, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची कहलाता है। तो याद रखिएगा, जा का क्या अर्थ होता है, जन्म लेने वाला, और बड़े जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली। तो हमने क्या बना लिया, जल में जा जोड़ा, तो जल का मतलब होता है पानी, जा का मतलब जन्म लेने वाला, तो जलज का अर्थ क्या होना होगा, अगर यौगिक शब्द है तो जन्म लेने वाला। जैसे माता और पिता को जोड़ा तो उसका अर्थ क्या निकल गया, अभिभावक या माता पिता। अन्य जल मतलब भोजन। ऐसे संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं, जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण यौगिक शब्द है। तो जिन शब्दों के योग से वह बना उसका वह सामान्य अर्थ दे रहा है, वह यौगिक शब्द है। लेकिन ध्यान से देखें, जलज शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मछली कहां जन्म लेती है, पानी में। बहुत सारे पादप कहां जन्म लेते हैं, जल में, पानी में। बहुत सारे छोटे छोटे कीट मकोड़े कहां जन्म लेते हैं, जल में। बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं कहां पर, जल में रहते हैं। लेकिन उन्हें हम जलज नहीं कहते, जलज कहते हैं किसे, कमल को। किसे कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। अब जल और जा जोड़कर आपने एक यौगिक शब्द बनाया जलज, और अर्थ क्या हो गया, कमल हो गया। मतलब किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए द्योतक हो जाए ऐसा शब्द, तो वह क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह यौगिक तो है लेकिन एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए यह पहचाना जा रहा है। यदि मैं इसको खंड कर दूं, जल अलग कर दूं और जा अलग कर दूं, तो इसका अर्थ कमल नहीं होगा। उसी प्रकार से
जैसे रूढ़ शब्द के खंड करने पर वह अर्थ नहीं देता था जो संयोग में दे रहा था। यौगिक शब्द के साथ ऐसा नहीं है कि यौगिक शब्द जब हम योग करके बनाते हैं तो वह सामान्य अर्थ ही देता है, कोई विशेष अर्थ नहीं देता। उसी प्रकार से हमारे घर में शादी होती है, हमारे घर में जब शादी होती है तो हमने कहा पीत एक शब्द है, एक शब्द है अंबर, तो हमने जोड़ के यौगिक बनाया पीत धन अंबर, तो बन गया पीतांबर, संधि का नियम लग गया, तो आपने क्या बना लिया पीतांबर, यौगिक शब्द है। पीत का अर्थ क्या होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है, आप कहोगे अंबर का अर्थ वस्त्र होता है, आकाश होता है। देखिए अंबर का अर्थ होता है आच्छादित करना, आवृत करना, ढकना। चूंकि शरीर को हमारे वस्त्र क्या होते हैं ढके होते हैं, इसलिए वस्त्र के लिए भी अंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा कथित ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी को, ठीक है, किसने, आसमान ने आवृत किया है, ढका हुआ है, इसलिए आसमान के लिए भी हम क्या कर देते हैं, आकाश के लिए भी अंबर शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अंबर का अर्थ अगर आप पूछे तो अंबर का मतलब होता है आच्छादित करना, ढकना, आवृत करना। तो यहां पर वस्त्र के संदर्भ में प्रयोग हुआ है, किसके संदर्भ में, वस्त्र के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। तो पीतांबर से जैसे ही आपने शब्द बनाया तो क्या बन गया, पीत धन अंबर पीतांबर, तो इसका अर्थ, सामान्य अर्थ क्या होगा, पीला वस्त्र या पीले कपड़े, यही अर्थ होना चाहिए। लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो होता है विष्णु जी। क्या होता है, विष्णु जी। तो इसका अर्थ क्या हो गया, विष्णु भगवान हो गया। अब जैसे ही इसके मैं खंड कर दूं तो यह वह अर्थ नहीं देगा जो अर्थ यह सामान्य रूप से दे रहा था योग करने के बाद। पीत अलग और अंबर करने के बाद इसका अर्थ विष्णु भगवान नहीं होगा या उससे मिलता जुलता भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों शब्द को जोड़ दिया तो इसका अर्थ पीले वस्त्र ना होकर क्या हो गया, विष्णु भगवान हो गया। इसलिए ऐसे शब्द जो योग तो हैं, जो योग से तो बने हैं लेकिन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के लिए रूढ़ हो चुके हैं, तो ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं हम। चलिए, तो हमारे पास में योग रूढ़ शब्द आते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, यौगिक भी है, लेकिन उनका प्रयोग एक विशेष अर्थ के लिए होता है जो मूल शब्दों के अर्थ से भिन्न या अलग होता है। अर्थात ऐसे यौगिक शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़ भिन्न अर्थ देते हैं क्या कहला जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और आप जब बहुव्रीहि पढ़ोगे, आप जब बहुव्रीहि समास पढ़ोगे, इसके सभी के सभी उदाहरण कैसे होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। देखिए, पंकज, पंक का मतलब होता है कीचड़, जा का मतलब जन्म लेने वाला। केंचुए कहां जन्म लेते हैं, केंचुए कीचड़ में। लेकिन पंकज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कमल के लिए किया जाता है। तो इसका साधारण अर्थ कीचड़ में जन्म लेने वाला हुआ, लेकिन विशेष अर्थ क्या है, कमल है। उसी प्रकार से दशानन, 10 मुख वाला, विशेष अर्थ है रावण। लंबोदर, घर में सबने लॉकडाउन में खूब खाया, बड़ा पेट हो गया, इतना बड़ा, अब मैं उनको लंबोदर कहूं, लंब धन उदर, बड़ा उदर। क्यों, क्योंकि यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने मूल स्वरूप से या सामान्य अर्थ से हटकर एक भिन्न विशेष अर्थ देने लगते हैं, वह सभी के सभी क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रचना के आधार पर हमने आज पढ़ा क्या, कितने प्रकार के शब्द होते हैं। रचना के आधार पर हमारे पास में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनके बारे में हमने जाना। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर या इनके स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द को कितने आधार पर बांटा गया है। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर या उनके इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज की कक्षा समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो जितने ज्यादा हो सके, जो भी डाउट हैं आप कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। लाइव सेशन नहीं है, बट आपके जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी आपकी
अभी 9 जून से आपका एग्जाम है, खासकर पीएससी वालों के लिए, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है। पिछला पेपर आप उठा के देखेंगे तो जो आज की डेट में पीएससी की अप्रोच बन चुकी है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल बनती जा रही है। तो आप पेपर में पेपर नंबर खासकर 5 और 6 आपका अच्छा स्कोर हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि पेपर नंबर 1, 2, 3 या 4 की हम बात करें तो लगभग 1 से स्कोरिंग होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर हिंदी में यदि अगर उसने 4 तत्सम शब्दों को तद्भव के रूप में लिखने बोला है तो आप सीधे लिख के आएंगे, सीधे सीधे नंबर मिल जाएंगे। तो अच्छी मेहनत कर सकते हो, कम प्रयास में अच्छे नंबर यहां से आप ले सकते हो। तो आज विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।